हेलो बच्चों, आज हम बीए बीएड थर्ड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर में भारतीय महिलाओं की समस्या के वर्तमान में और पहले भी भारतीय महिलाओं की क्या क्या समस्या सामने आई। तो पहला पॉइंट हम शुरू करते हैं कि किस तरीके से महिला की समस्या है। पहला है तलाक। हिंदुओं में महिलाओं के लिए प्रतिव्रत एवं सतीत्व की बात कही गई है। अतः महिलाओं द्वारा पति को त्यागने की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। यहाँ तक कि ये कहा है कि महिलाओं को पति मर जाए तो उनके साथ चिता में बैठकर जलना चाहिए। पहले ये परंपरा थी सती प्रथा, लेकिन अब सती प्रथा का अंत हो गया। लेकिन तलाक का ये है कि तलाक सिर्फ पुरुष देगा, महिला नहीं दे पाएगी, तो त्यागने का कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसा करना उसके लिए सामाजिक व धार्मिक दृष्टि से अनुचित माना गया है। यद्यपि वैदिक काल में कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में, जैसे पति दुष्चरित्र यानी उनका चरित्र खराब हो, जाति में वो खराब हो, बहुत समय से विदेश में हो, पुरुष तत्वहीन हो, उसके पति के जीवन को संकट उत्पन्न हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में पत्नी पति को तलाक दे सकती है। यानी इनके चरित्र गंदा है, या फिर विदेश वो वापस नहीं आ रहा है, या पुरुष नहीं है, इसके कारण वो पत्नी तलाक ले सकती है। किंतु ईशा काल में ये नैतिकता की दुहाई देकर विवाह विच्छेद को अधार्मिक, अपवित्रता एवं घृणित कार्य समझा जाने लगा और बाद में इस पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया। आज भी महिला द्वारा पति को तलाक देने को उचित नहीं माना जाता। यद्यपि पुरुष तो चाहे जब चाहे ऐसा कर सकता है। 1955 के 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम, क्या था बच्चों? हिंदू, यानी कि 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम ये लागू हुआ भारत में। इसमें यह कहा गया कि महिला को भी विशिष्ट परिस्थिति में अपने पति को तलाक देने की बात कही गई है, किंतु वास्तव में इस अधिनियम का सहारा बहुत गिने चुने लोगों द्वारा ही लिया गया है, और वह भी शिक्षित, यानी जो शिक्षित है वही तलाक दे सकता है। किंतु वास्तव में सहारा, अधिनियम का सहारा गिने चुने ले सकते हैं, और वो भी शिक्षित एवं शहरी महिला द्वारा हो सकता है। गांवों में तो अब भी स्थिति वैसी है। 2001 की जनगणना के अनुसार तलाकशुदा अथवा परित्यागा महिला का अनुपात 16.30 है। महिलाओं के द्वारा तलाक न देने के कारण उन्हें कई बार अनेक यातनाएं सहन करनी होती है और पीड़ा और कष्ट में जीवन व्यतीत करना होता है। हिंदुओं में कन्यादान को सबसे ऊंचा दान कहा जाता है। कन्यादान में कन्या का सिर्फ एक ही बार दान किया जाता है, बार बार नहीं। अतः पति चाहे इस प्रकार से गिने चुने लोग ही महिला, शहर की महिला तलाक दे सकती है। गांव में अब भी स्थिति वैसी है। 2001 की जनगणना के अनुसार तलाकशुदा अथवा परित्यागा महिला का अनुपात 16.30 है। महिलाओं के द्वारा तलाक न देने के कारण उन्हें कई बार अनेक यातना सहन करनी होती है और पीड़ा और कष्ट में जीवन व्यतीत करना होता है। हिंदुओं में कन्यादान को सबसे ऊंचा दान माना जाता है। कन्यादान में कन्या का सिर्फ एक ही बार दान दिया जाता है, बार बार नहीं। अतः पति चाहे दूध, चरित्र, आतताई, शराबी एवं अत्याचार ही क्यों न हो, उसे नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि हिंदुओं में
विवाह एक पवित्र संस्कार एवं जन्म जन्मांतर का बंधन है जिसे तोड़ना असभ्य अपराध है। कई बार कष्ट सहते हुए भी महिला स्वयं तलाक नहीं देना चाहती क्योंकि वह आर्थिक दृष्टि से पुरुषों पर निर्भर होती है। अतः वह तलाक देकर आर्थिक अनिश्चितता मोल लेना नहीं चाहती जिससे उसकी तथा उसके बच्चों के पालन पोषण की समस्या पैदा हो जाए। पारिवारिक विघटन को रोकने की दृष्टि से भी तलाक को उचित नहीं माना जाता, किंतु ये तस्वीर का एक पहलू है जो अधिकार पुरुषों के है। समानता के युग में वही अधिकार महिला को भी होना चाहिए। दुराचार, दुष्चरित्र, पति को त्यागने का अधिकार महिला को भी अवश्य होना चाहिए। इससे महिलाओं की सामाजिक स्थिति ऊंची उठेगी, बेमेल विवाह समाप्त होंगे और सामाजिक जीवन संतुलित होगा। इस तरीके से महिला की समस्या क्या है? तलाक। तो तलाक के कारण पुरुष ही दे सकते हैं, स्त्रियां नहीं दे सकती। इसके कारण महिला की समस्या बढ़ जाती है। दूसरा है बेमेल विवाह, यानी बाल विवाह एवं जीवन साथी के चुनाव की स्वतंत्रता के अभाव के कारण कई बार लड़कियों का विवाह अनुपयुक्त लड़कों से करवा दिया जाता है। जब वर एवं वधू मानसिक धरातल पर एक होने में असमर्थ हो, उसमें वैचारिक भिन्नता हो, शिक्षा के स्तर पर सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में अंतर हो, तो उसका वैवाहिक जीवन सफल नहीं होता। ऐसी स्थिति में महिला को ही अधिक कष्ट उठाना पड़ता है और वो सहन करती है और बेमेल विवाह के कारण उनकी समस्या और भी बढ़ती जाती है। तीसरा पॉइंट है अंतरजातीय विवाह का अभाव। ये अभाव के कारण भी क्या होता है? महिला की समस्या बढ़ गई है। वैदिक युग में अंतवर्ण यानी जिसका जिस जाति है उसी के अकॉर्डिंग अंतवर्ण विवाह प्रचलित थे, किंतु रक्त को पवित्र रक्त को पवित्र बनाए रखने की भावना, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता की धारणा, मुसलमानों एवं अन्य आक्रमणकारियों से धर्म की रक्षा एवं कठोर जातीय नियमों के कारण भारत में अंतरजातीय विवाह का प्रतिबंध लगा दिया गया है। अपनी जाति से बाहर विवाह करने को पाप एवं अपराध माना गया है। ऐसे व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है। अपनी ही जाति में विवाह करने के कारण विवाह का दायरा बहुत सीमित हो जाता है। दहेज की समस्या पैदा हो जाती है, बेमेल विवाह होते हैं और विधवा को पुनः विवाह की अनुमति नहीं मिल पाती। ये सभी स्थितियां महिला की अनेक वैवाहिक समस्या को जन्म देती है। तो कहने का मतलब अगर अंतरजातीय विवाह दूसरे जाति से विवाह करे तो महिलाओं की काफी समस्या कम हो सकती है। उनको लड़का अच्छा मिल सकता है, उनको पढ़ा लिखा मिल सकता है, कैसा भी चाहे वैसा मिल सकता है, वो दूसरी जगह कर सकते, दूर कर सकती है विवाह। और अलग जाति की जैसे वो पढ़ा लिखा तो ये भी पढ़ी लिखी, तो उनका जो समस्या नहीं आएगी। दोनों पढ़े लिखे, दोनों जॉब करेंगे तो कोई समस्या आएगी नहीं। इस कारण अंतरजातीय विवाह का अभाव होने के कारण महिलाओं की समस्या और भी बढ़ती जा रही है। चौथा पॉइंट है बच्चों बहुपत्नी विवाह। बहुपत्नी विवाह भारत में अनेक भागों में बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन है। सब जगह नहीं है, कई पर। यह महिलाओं के लिए घोर अपमानजनक और आपत्तिजनक है। बहुपत्नी के कारण परिवार में संघर्ष, वैमनस्य एवं ईर्ष्या का वातावरण बना रहता है। इससे परिवार की सुख शांति समाप्त होती है। स्त्रियों की सामाजिक प्रतिष्ठा गिर जाती है और पति की मृत्यु होने पर उसकी सभी पत्नियां विधवा और अनाथ हो जाती है। एकाधिकार पत्नियों का भरण पोषण भी उचित रूप से नहीं हो पाता। नवीन विधानों के प्रभाव, शिक्षा के प्रचार, महंगाई आदि के कारण बहुपत्नी विवाह धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं और एक विवाह की संख्या
बढ़ रही है, किंतु आज भी निम्न जातियों में एकाधिकार महिलाएं रखना प्रतिष्ठा सूचक माना जाता है। बहुपत्नी प्रथा के कारण महिलाओं की पारिवारिक एवं सामाजिक प्रतिष्ठा गिर जाती है। बंगाल में जहां कुलीन विवाह प्रचलित है, ये प्रथा अधिक रही है, यानी बहुपत्नी, एक पति के एक से ज्यादा पत्नियां। तो ये व्यवस्था होने के कारण, ये कुरीतियां और रूढ़िवादी परंपरा के कारण महिला की समस्या बढ़ जाती है। 5वां पॉइंट है कन्यादान का आदर्श, यानी हिंदुओं में कन्यादान को सभी दोनों में श्रेष्ठ माना गया है। कन्या का एक ही बार दान होता है, बार बार नहीं। इसलिए हिंदुओं में विधवाओं को पुनः विवाह करने एवं महिला को तलाक देने की छूट नहीं है। एक आदर्श भारतीय समाज में लंबे समय तक प्रचलित रहा, किंतु वर्तमान में महिला इसे उचित नहीं मानती। उनका मानना है कि महिला कोई वस्तु नहीं है जिसका दान किया जाए, वरन उससे भी अपने जीवन साथी के चुनाव की स्वतंत्रता है। उसका सौदा नहीं किया जा सकता, न ही वस्तुओं की तरह उनका हस्तांतरित किया जा सकता है। तो कन्यादान का आदर्श रूप हमारे भारत में कि कन्यादान करने एक बार ही होता है, बार बार नहीं होता। तो एक बार ही शादी करने के बाद महिला तलाक नहीं दे सकती और घर पे वापस नहीं आ सकती, इसलिए महिलाओं की कन्यादान का आदर्श के कारण समस्या बढ़ जाती है। 6वां पॉइंट है पर्दा प्रथा, यानी घूंघट। भारतीय महिला को प्राचीन काल से ही चली आ रही एक समस्या पर्दा प्रथा रखने की है। महिलाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे घूंघट निकालें और अन्य पुरुषों को दूरी बरतें, उनके सामने खुले मुंह बात न करें। पर्दा प्रथा का आरंभ मुस्लिम युग से हुआ है। राशि अरोड़ा ने लिखा है कि राज परिवारों की महिला को महल के आसपास के निजी चाकरों के अलावा किसी पर पुरुष का चेहरा भी नहीं देख पाती है। साड़ी या ओढ़नी से उसका चेहरा ढका रहता था। इस बात की अपेक्षा की जाती है कि शरीर का कोई अंग दिखाई नहीं दे। समृद्ध घरानों की महिला जब कभी बाहर जाती थी तो पालकी या बंद गाड़ियों का प्रयोग करती थी। पर्दा प्रथा उच्च घराने का एक सम्मानजनक प्रतीक बन गई। वह महिला की पवित्रता के साथ जुड़ गई थी। इस कारण निम्न वर्ग की महिला भी इस कुप्रथा में प्रभावित हुई एवं वे भी इससे अपनाने लग गई। पर्दा प्रथा के कारण महिलाओं के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता था। वे शिक्षा ग्रहण करने एवं अर्जन करने में वंचित रह जाती थी तथा इससे उसके स्वास्थ्य एवं अन्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता था। वर्तमान में धीरे धीरे ये प्रथा समाप्त होती जा रही है। वैश्यावृत्ति धनवानों का गरीबों पर व पुरुषों का महिलाओं पर अत्याचार एवं शोषण का प्रतीक है। यदि समाज में महिला को पुरुषों के समक्ष स्थान देना है तो समाज को उन्हें आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा देनी होगी। शोषण के इस घृणित कार्य में बचाना होगा। नगरीकरण व औद्योगिकरण तथा भौतिकवाद प्रवृत्ति में वेश्यावृत्ति की मांग में वृद्धि की गई है। इससे दलालों एवं बिचौलियों को लाभ हुआ है। इस लाभ के कारण गरीब वर्ग ही नहीं, संपन्न एवं शिक्षित वर्ग भी महिला भी उनकी ओर आकर्षित हुई। यदि भी महिला व लड़कियों के अनैतिक व्यवहार के उन्मूलन के लिए 1956 में अधिनियम बना गया, किंतु यह भी अधिक कारगर साबित नहीं हुआ क्योंकि इसमें वेश्याओं को दंडित करने एवं वेश्यावृत्ति को समाप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। पुलिस के अधिकार सीमित होने एवं महिला गवाहों की अनिवार्य भी इसकी एक कमी है। इसे समाप्त कराने के लिए पुरानी वेश्याओं का पुनर्वास करना होगा तथा कोई वेश्या न बने, इसलिए परित्याग और अवैध बच्चों के लिए आवास गृह
खोलने होंगे। नैतिक व सामाजिक संकट में पड़ी महिला के लिए सलाहकार केंद्र खोलने होंगे। उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करनी होगी। महिला को शिक्षा दिलाने का कारण पर्दा प्रथा और महिलाओं के पुरुषों पर निर्भरता एवं उसका कार्य क्षेत्र घर तक ही सीमित होना। ग्रामीण लोग तो सामान्यतः ये कहते हैं कि लड़की तो पराया धन है, उससे पढ़ाकर हमें कोई राज नहीं करवाना। लड़कियों का पढ़ाना अब भी कई ग्रामीण लोग उचित नहीं मानते। यही कारण है कि भारतीय महिलाएं अशिक्षित है और अशिक्षा के कारण उत्पन्न समस्या उन्हें शिकार होना ही पड़ता है। इस प्रकार से ये पर्दा प्रथा के कारण भारतीय महिलाओं की समस्या बढ़ती ही जा रही है। लास्ट है राजनीतिक समस्या। जब महिलाओं का कार्य क्षेत्र घर ही तय कर दिया गया हो तो बाहर जीवन में उसका योगदान की अपेक्षा नहीं की गई हो तो उन्हें राजनीतिक जीवन से लेना देना क्या है? क्या कारण है कि भारत में महिलाओं में कभी राजनीतिक चेतना नहीं रही है, वे राजकाज में भागीदारी नहीं हुई है, महिलाओं की स्थिति दिलाना रहा है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में महिला संगठनों का प्रादुर्भाव हुआ जिन्होंने भारतीय या राजनीतिक अधिकारों की मांग की। 1971 में सरोजिनी नायडू ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में महिलाओं को भी पुरुष के समान मताधिकार की मांग की। 1921 में समस्त एवं शिक्षित महिलाओं को मतदान का अधिकार दे दिया गया। विदेशी शासकों को यह विश्वास भी नहीं होता था कि भारतीय समाज में भी कभी महिलाओं को पुरुष के समक्ष राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। गांधी जी ने महिलाओं के राजनीतिक अधिकार पर बल दिया और स्वतंत्रता आंदोलन में उनसे प्रेरित होकर महिलाओं ने भी भाग लिया। अतः हम कह सकते हैं कि भारतीय नारियों ने आज भी विभिन्न पारिवारिक, वैवाहिक, सामाजिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य संबंधी, आर्थिक, राजनीतिक समस्या में ग्रस्त है। इस समस्या से मुक्ति के बिना समानता के हम युग में महिलाओं को उसकी सच्ची प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो सकती। यानी राजनीति में अभी गांवों में अभी भी ये है कि जो भी सरपंच कोई भी बनता है, कोई भी जीतता है, महिला अगर जीतती है तो पुरुष यानी उनका पति वहाँ पे मीटिंग लेगा और वही सारे कार्य करेंगे, उनकी पत्नी को वहाँ नहीं भेजेंगे। तो अभी भी गांवों में ये बात आ गई है। इसके अलावा वर्तमान भारतीय महिला का प्रमुख रूप से हिंदू महिला विभिन्न सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक एवं राजनीतिक समस्याओं से ग्रस्त है। उनकी सामाजिक परिस्थिति को सुधारने और समस्या को हल करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर अनेक प्रयत्न किए गए। इन प्रयत्नों और फलस्वरूप उत्पन्न सुधारों का अवलोकन करने से पूर्व हम उनकी समस्या का उल्लेख करेंगे। अंग्रेजों के समय से ही सामाजिक क्षेत्र में हिंदू महिलाओं की अनेक वियोग्यता रही है। उन्हें अनेक अधिकारों से वंचित किया गया है। लंबे समय तक समस्याग्रस्त के कारण वे चेतना शून्य और अपने अधिकारों के प्रति निष्क्रिय हो गई है। महिलाओं की समस्या में पारिवारिक समस्या भी है। हिंदू समाज पुरुष प्रधान देश है और भारत में परंपरागत रूप से पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार व्यवस्था पाई जाती है, जिसमें परिवार के पुरुष सदस्यों को तो अनेक अधिकार और सुविधा प्राप्त है, किंतु महिलाओं को उनसे वंचित किया जाता है। संयुक्त परिवार व्यवस्था में महिलाओं की बड़ी दुर्दशा है। वे दासी की तरह जीवन व्यतीत करती है। उसका जीवन खाना बनाने, बच्चों को जन्म देने, उसकी देख रेख करने एवं परिवार के सदस्यों की सेवा में ही व्यतीत करती है। 1 मिनट व्यतीत करती है। महिला मनोरंजन का साधन बन जाता है। उन्हें सास ननद के उल्हाने, गालियां, प्रताड़ना का शिकार बनना पड़ता है। शिक्षा एवं बाहरी
संसार से उसका कोई नाता नहीं रहता, वह सार्वजनिक जीवन से अनभिज्ञ बनी रहती है और उसके व्यक्तित्व का सूचित विकास नहीं हो पाता। संयुक्त परिवार कलह का केंद्र होता है, जहाँ बच्चों, संपत्ति एवं सदस्यों के व्यवहार को लेकर आए दिन कलह होता रहता है। पारिवारिक क्षेत्र में सहयोग, संघर्ष, कटुता बदल जाती है। ऐसे वातावरण में महिलाओं का जीवन दुख से परिपूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा बच्चों कि भारतीय महिलाओं की इतनी सारी समस्या उनके सामने है, लेकिन फिर भी अब वर्तमान काल में देखा गया तो कुछ बड़े बड़े शहरों में पढ़ी लिखी जो महिला हैं उनके समस्या थोड़ी कम हुई है। फिर भी भारत में पुरुष प्रधान देश के कारण अभी भी गांवों में इन महिलाओं की समस्या चल ही रही है, जो सरकार द्वारा क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बार बार अधिनियम बना रहे हैं, हिंदू विवाह अधिनियम वगैरह अधिनियम बना रहे, रोक लगा रहे, कानून बना रहे, फिर भी गांवों में अभी भी रूढ़िवादी और कुरीतियां चल रही है, जो महिलाओं को एक वस्तु समझकर उनका उपयोग किया जाता है और महिलाएं सब सहन करती है। पर तलाक, बेमेल विवाह, अंतरजातीय विवाह, बहुपत्नी विवाह, कन्यादान का आदर्श और पर्दा प्रथा और राजनीतिक समस्या के कारण महिला आज भी वही की वही। ठीक है बच्चों, बाय।